नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे बिहार की बयार की दूसरे चरण के चुनाव की। अब बिहार विधानसभा चुनाव अपने मुकाम की ओर बढ़ चला है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में बिहार की 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मतदाता 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब बिहार के दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। इससे पहले एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां की, जनता के बीच पूरा जोर लगाया और फैसला करने के लिए अब मतदाता तैयार है। लेकिन पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद से ही बिहार के चुनावी दंगल में एक अलग ही माहौल और जोश बना हुआ है। सियासी दलों के बीच हलचल तेज है। सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर बिहार की जनता का इस बार मिजाज क्या है। एक रिपोर्ट देखिए। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बन सकती है। घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे कहाँ? गुजरात में। अब विक्ट्री चाहिए बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर खत्म हो गया। प्रचार थमने से पहले एनडीए को फिर से सत्ता में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला, तो वहीं महागठबंधन के लिए राहुल और तेजस्वी ने जनसभाओं में जोर लगाया। दूसरे चरण में प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा दम दिखाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही सभी स्टार प्रचारक चुनावी रण में हुंकार भरते नजर आए। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका, तेजस्वी के साथ ही इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने दूसरे दौर के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब सियासी दिग्गजों की जनसभाओं के दौरान एक दूसरे दलों के नेताओं के दावों और वादों की भरमार रही, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी। बिहार के दूसरे चरण के रण में राहुल गांधी ने पूर्णिया में रैली के दौरान वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष की सोची समझी रणनीति बताया और कहा, जब भी चुनाव आता है ये झूठी कहानियां गढ़ते हैं, एसआईआर के नाम पर लोगों को डराते हैं। सबसे बड़ी भारत माता से जो चोरी कर रहा है उसका नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेंद्र, तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में। और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? अगर ये जानकारियां भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं? आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि महागठबंधन के कट्टा राज और जंगल राज को बिहार की महिलाओं ने पूरी तरह नकार दिया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, जंगल राज एक अलग चेहरे और पोशाक के साथ लौटने की कोशिश कर रहा है, उन्हें घुसने ना दें, जिस पर पलटवार तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ ही बदलाव और बिहार को नंबर 1 बनाने की बात कही। राहुल बाबा की बिहार में दुकान बंद होने वाली है। जरा भी गलती हुई, तीर और कमल छाप के अलावे कहीं गए तो भेष बदलकर, चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर जंगल राज आने वाला है। महागठबंधन के कट्टा और जंगल राज को नकार दिया है,
ये जो मतदान बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, खास करके हमारी बहनों ने, वो नकार चुका है। 20 साल आपने इनको मौका दिया, तेजस्वी को एक मौका 20 महीने के लिए दे दीजिए केवल। जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया है, तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाएगा। ये आप लोगों से एक मौका मांग रहा है। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। आप लोगों से बस आशीर्वाद, प्यार चाहिए, ताकत चाहिए, ताकि बेईमान सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंके। अब जनता के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन सवाल ये है, जिस तरह से पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, क्या दूसरे चरण में मतदान के लिए जनता में वही उत्साह दिखाई देगा? हालांकि पहले चरण के चुनाव में आजादी के बाद सर्वाधिक 65% से ज्यादा वोटिंग देखते हुए दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले चरण की वोटिंग में पुरुषों से ज्यादा हिस्सेदारी महिलाओं की रही। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर ये बढ़ा हुआ मतदान एनडीए को दोबारा सत्ता में लाएगा या फिर जनता क्या बदलाव चाहती है? अब 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता कर चुकी है। इस चरण में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर तय करेगा कि बिहार की सत्ता का सरताज जनता ने किसको पहनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई, करीब 65%, जो इतिहास में कभी नहीं हुई। अब यही उम्मीद दूसरे चरण के मतदान में भी लगाई जा रही, जो कि 11 नवंबर को होने वाले हैं। 11 नवंबर की तैयारियां तमाम पार्टी, तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारियां कितनी माकूल हैं, ये तैयारियां कितनी हैं, कितनी सही है, कितनी गलत हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता पंकज पाठक है हमारे साथ। पंकज जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस नेता मृणाल अनामय हैं। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत। आरजेडी नेता हैं बिहार से मंटू यादव जी। मंटू जी, बहुत स्वागत आपका। और एलजेपी से हमारे नेता अजय कुमार सिंह हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और जन स्वराज पार्टी से हैं राकेश गोप जी। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत पंकज जी मैं आपसे ही करता हूं। पंकज जी, सुन पा रहे हैं? पंकज जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है पंकज जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, मृणाल जी का मैं रुख कर लेता हूं। मृणाल जी, कितनी तैयारी है दूसरे चरण की? पहले चरण में तो देखा सभी ने, बम्पर वोटिंग हुई 65%, जो इतिहास में कभी नहीं हुई। अब क्या तैयारी आपकी? देखिए सर, ऐसा है कि जो महागठबंधन जो अपने सीटों पर लड़ रही है, वो बहुत ही ताकत के रूप में लड़ रही है, अपनी मैनिफेस्टो पर लड़ रही है, अपने मुद्दों पर लड़ रही है। जिस प्रकार का ये 20 साल का विनाश काल था, जो कि एनडीए का गठबंधन था, और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि नीतीश जी कहीं भी किसी सभा में नहीं दिख रहे हैं, पूरी तरह से इनको हाईजेक कर लिया गया है बीजेपी के द्वारा, यानी कि आरएसएस के विचारधारा मनोवादियों के द्वारा। अब हम लोग बेसिकली जो अपना मुद्दा लेके बैठे हुए हैं, जो मुद्दा लेके हम लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी है, जिसके कारण से वोट बैंक इंक्रीज कर रहा है और जनता में गजब का उत्साह दिख रहा है। और हमें तो लगता है कि जो पहली चरण में 65% जो मतदान हुआ है, उससे भी आगे बढ़कर आप देखेंगे 70 से 72% तक ये मतदान का रेशियो जाएगा। जब देख रहे हैं कि हम लोगों ने घोषणा किया है कि जिस प्रकार से ये सरकार जो है केवल वादा और जुमला वाली सरकार केवल रह चुकी है, आप इनको बेसिकली प्रधानमंत्री को मंच पर चढ़ के संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कट्टा और गोली और बंदूक की बात कर रहे हैं। ये बिहार है, बुद्धिजीवियों का बिहार है, न कि बेसिकली यहाँ अनपढ़ों की भरमार है। ये सोचते हैं कि बिहार में इस प्रकार भ्रम फैलाकर, इस प्रकार की गलत भ्रांतियां फैलाकर हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है सर। आप देखिए, लेकिन जनता का विश्वास जीतना तो आपके लिए भी बहुत आसान नहीं होगा मृणाल जी। बहुत सारी सीटें हैं, कांटे की टक्कर है वहां पर। चैनपुर है, सासाराम है, गयाजी है, चनपटिया है, सुगौली, बनमनखी है, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। आसान तो आपके लिए भी नहीं है।
नहीं, देखिए कांटे के जब चुनाव के जब रण क्षेत्र में लोग लड़ता है तो बेसिकली कांटे की टक्कर होना आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले हमारे अति पिछड़े हैं, गरीब है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वो सोचते हैं कि हमारे लिए सरकार कौन बना सकती है। युवा देश का बिहार का समझता है कि वो हमारे भविष्य के लिए कौन लड़ सकता है। हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे। आप देखिए कि जिस प्रकार से बिहार में वोट चोरी का हम लोगों ने मुद्दा उठाया, घूम घूम कर हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने लोगों को अवेयरनेस किया कि सरकार जिस प्रकार से SIR कर रही है, सोचिए कि कितने कम समय में SIR की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। अभी आप कई बूथों पर देख, जब जनता वोट देने जा रही है तो उनका नाम ही काटा हुआ है। तो अब इस प्रकार का जो व्यवस्था जो दिख रहा है, आप ब्लॉक में चले जाइए, आप प्रखंड में चले जाइए, वहां पर आप देखिएगा कि 200 और 2000 और 1000 रुपए में प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जन प्रमाण पत्र बन रहा है। वहां केवल भ्रष्टाचार केवल सजा हुआ है। जितने भी यहाँ पर कर्मचारी है, IAS ऑफिसर है जो लगे हुए हैं माने NDA के चुनाव के प्रक्रिया में, वो लोग हमेशा, आप देखिए समस्तीपुर में किस प्रकार से वीवीपैट का ये फेंका हुआ था, पर्ची फेंका हुआ था। तो कई मुद्दा है जिस प्रकार से ये लोग लोकतंत्र को मार रहे हैं। आप देखिए ना कि लोकतंत्र मारने का टूल कैसा था। पहले इन्होंने क्या किया कि लोकसभा में 150 सांसद को सस्पेंड कर दिया और एक कानून पारित किया कि भाई ऐसा है कि चुनाव आयोग पर कोई केस नहीं होगा। दूसरा उन्होंने टूल तैयार किया कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते थे वो चुनाव आयोग के चुनाव में वो उनकी प्रमुख भूमिका होती थी, तो उन्होंने कानून लाया कि उसको हटा दिया। अब ये SIR प्रक्रिया चोरी करके, तो ये इस प्रकार का जो बेसिकली टूल लेके आ रहे हैं समाज में। और RSS जिस प्रकार से पूरे संवैधानिक संस्था पर छाया हुआ है और हम लोग जनता समझ रही है। जनता जब अपनी एक टूल तो आप भी लेकर आ रहे थे मृणाल जी, आपके बड़े नेता, तमाम बड़े नेता मंचों से ऐलान कर रहे थे अभी हाइड्रोजन बम आने वाला है, राहुल गांधी H बम जब लॉन्च करेंगे तो NDA BJP की जो सरकार है वो ध्वस्त हो जाएगी, जितने प्रत्याशी हैं उनके जो मनोबल है वो डाउन हो जाएगा। आपके हाइड्रोजन बम का तो खासा असर देखने ही नहीं मिला। भले ही PPT देखी गई, सबने PPT देखी, लेकिन उसका असर कितना हुआ? मीडिया किसके अंतर्गत में है? अडानी अंबानी के अंतर्गत में है। हम लोगों ने तो बेसिकली जनता के सामने रख दिया, JNG के सामने दिया कि जो हमारे न्यू जनरेशन है कि देखिए इस प्रकार से संवैधानिक प्रक्रिया की चोरी की जा रही है। अब यहाँ की जनता को सोचना है ना कि हमें क्या करना है। तो बेसिकली लड़ाई सारी मीडिया अडानी अंबानी के अंडर में नहीं है मृणाल जी। कई बार सत्य कथ्य तथ्य दिखाए जाते हैं, आप लोग उस चीज को नकार देते हैं। आप मुझे जरा एक बात बताइए, आप लोग निर्वाचन आयोग को लेकर तमाम तरीके की शिकायत करते हैं, राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? मैंने क्या बोला कि लोकसभा में इन्होंने एक नियम पारित किया 150 सांसद को सस्पेंड कर कि आप जो निर्वाचन आयोग पर केस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग के पास बचा क्या है हथियार? हम लोग के पास तो यही हथियार बचा है ना कि हम जनता के बीच में जाके अवेयरनेस फैलाए कि आपकी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र को मारा जा रहा है। इसमें हम जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, मीडिया साथ नहीं देगी, जनता तक कैसे हम जन जन तक पहुंचाएंगे? मीडिया का साथ सच को है मृणाल जी। चलिए ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी सुन रहे हैं? पंकज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? लगता है पंकज जी नहीं जुड़ रहे हैं, वापस उन तक पहुंचेंगे। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। ठीक है अजय जी, मृणाल जी को सुन रहे थे इससे पहले आप, और मृणाल जी तमाम तरीके के दावे वादे कर रहे हैं, आरोप बहुत सारी चीजें लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब केस करने का औचित्य ही नहीं बनता, केस कर ही नहीं सकते, ऐसे नियम ला दिए गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, सबसे पहले दूसरे चरण की तैयारी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। जी, दूसरे चरण की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है ऋषभ बाबू, और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम आपके चैनल से जुड़े ये वक्ताओं का और श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से नमन करते हैं, और आने वाले विधानसभा की जो प्रारूप तैयार होगा उसके लिए उनको उनका अभिनंदन करते हैं। वो
पिछला जो चुनाव हुआ वो बड़ा शानदार हुआ। जो ये 6 तारीख को हम लोगों का वोटिंग हुआ और 6 के बाद बम्पर वोटिंग हुई साहब, 65% सबसे ज्यादा इतिहास रचा। ये इतिहास रचा। और इस बार भी इतिहास उससे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। उसका इतना सकारात्मक नजरिया है लोगों का इस सरकार के प्रति, वर्तमान सरकार के प्रति। और ये लोग जो अभी आपने तो उनको ठीक ही कहा कि राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बम कहता है पुष्ट हो गया। और ये इसी तरह से बोलते बोलते अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करके पूरे देश की जनता को, आज अभी बिहार में चुनाव है तो बिहार की जनता को शेष जिस राज्य में ये होगा, ये लोग इनके नेता 5 दिन चुनाव प्रचार में रहते हैं और उसके बाद विदेश जा करके ट्यूशन लेते हैं कि हमको फिर जा करके क्या क्या हिंदुस्तान में बोलना है, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में इस चुनाव में कौन कौन सा मुद्दा होता है। इनको अपना कुछ नहीं है, ये सब क्या कहते हैं पैराशूटी टाइप का आइडियोलॉजी लेकर के आते हैं और उस पर काम करते हैं। ये अपना हर्ष न देखें कि एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ ये राष्ट्रीय पार्टी होते हुए इनका क्या कौन सा जगह है राहुल गांधी जी का पूरे हिंदुस्तान में। और किताब संविधान के लिए उनसे ज्यादा संविधान की हत्या करने वाला कौन हुआ आज तक? संविधान संसद भवन में इन लोगों के ये में जो संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, उनकी एक तस्वीर ही लोग नहीं लगा सके थे। ये रामविलास पासवान जी का देन है कि पार्लियामेंट के ये में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर लगी। इसलिए इन लोगों का कोई ये नहीं है। अच्छा अजय जी, देखिए बहुत जातिवादी सूचक, बहुत दिलचस्प चुनाव है इस बार का। जो बिहार का चुनाव है वो किसी त्योहार से कम नहीं है, बहुत दिलचस्प चुनाव है। सीएम किसे बना रहे हैं? नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को? जी सीएम किन्हें बना रहे हैं? नीतीश कुमार बनेंगे वापस से सीएम जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, चिराग पासवान की भी मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद है? सीएम बनने के लिए तो क्या कहते हैं, देखिए हम लोक जनशक्ति पार्टी के हिमायती हैं तो हम अपने नेता के बारे में कहेंगे ये तो, लेकिन हम बनाने वाले कौन होते हैं? ये जो चुन करके जब सारे लोग आएंगे और उन लोग का विधायक दल का बैठक होगा, उसके जो नेता होंगे वो लोग आपस में तय करेंगे कि किनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हमारी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन रख करके चल रही है। और हमारा जो ये है समीकरण वो MY समीकरण है, महिलाओं का और युवाओं का। और फर्स्ट टाइम जो इस बार वोटर हैं उनके जेहन में ये बात जरूर है कि चिराग पासवान का जो विजन है वो बिहार को लेकर के बहुत अच्छा विजन है कि आज हम क्या करते हैं, सारे बिहार के लोग कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ सब पढ़ाने वाले बिहारी, ये करने वाले बिहारी, लेकिन वहाँ व्यवस्थापक जो है वो कोटा के हैं। इसलिए ये यहाँ बनाना चाहते हैं। नो डाउट, देखिए अजय जी, नो डाउट, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं हिंदुस्तान जो है वो युवाओं का देश है और हिंदुस्तान युवाओं के कंधे पे टिका हुआ। चिराग पासवान खुद युवा है। 29 सीटें फिर क्यों? आप बोल रहे हैं कि गजब का विजन है उनका, तो 29 सीटें बस क्यों? 29 सीटें ही क्यों? ये तो बड़ी खूबसूरत सवाल आपने किया। ये आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखे कि एक कंस्टिट्यूएंसी के मेंबर को 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट दिया गया और उस पर हम लोगों ने 100% स्ट्राइक रेट देने का काम किया। और आज हम केवल मटिहानी विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ी थी और उस पर हमने इसमें केवल एक हम पिछले चुनाव जीते थे, मटिहानी विधानसभा। इस बार हमको क्या कहते हैं, उस एक की जगह 29 सीट मिला। ये हम लोगों की पार्टी के लिए, खास करके जो विरासत रामविलास पासवान जी ने हमारी पार्टी के लिए छोड़ के बनाया था एक समय में, आज उस रामविलास पासवान के टैग को हटा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने फिर उनकी विरासत को वहां पहुंचा दिया, जबकि उनकी पार्टी को
तोड़ने का लेकिन उनके बहुत प्रचार तरह का कितना असर होगा इस 29 सीटों पर, वो 14 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। अजय जी, समय बचता है तो वापस से मैं आऊंगा आपके पास। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी सुन रहे हैं? ठीक है पंकज जी, आप थोड़ा लेट से जुड़े। मृणाल जी कई सारे आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ, और कांग्रेस हो, महागठबंधन के बड़े नेता हो, एनडीए पर, बीजेपी पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो आरोप लगा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं लगे। सबसे पहले मैं आपकी तैयारी के बारे में जिक्र करूंगा, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? दूसरे चरण को लेकर क्या तैयारी है? दूसरे चरण की जो तैयारी है, पहला चरण समाप्त हो गया, दूसरे चरण का प्रचार थम गया। सारे 122 सीटों पर जहां एनडीए चुनाव लड़ रही है, सारे एनडीए घटक दल के जो हमारे नेता हैं धुराधार सभी जगह प्रचार किए। माननीय योगी जी का सुपौल में कार्यक्रम था, चिराग पासवान जी का कार्यक्रम था, जीतन राम मांझी जी का कार्यक्रम था, उपेंद्र पासवान जी का उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम था। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एनडीए के पक्ष में बिहार में हवा चल रही है। आम लोगों को, आम जन को, जो अंत्योदय परिवार हैं, जो गरीब हैं, महिलाएं सशक्तिकरण का जो अभियान मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में चला है, महिलाएं जागृत हुई है। लेकिन पंकज जी लेकिन इस बार वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 65% मतदान हुआ है, ये इतिहास रचा गया। और ऐसे राजनीति के जानकार कहते हैं कि जब सबसे ज्यादा वोटिंग हो तो एंटी इनकम्बेंसी का फॉर्मूला लगता है। आप बोल रहे हैं वापस से नीतीश सरकार आ रही है। निश्चित सही है, यह इसी तरह होते आया है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पर्व का समय है, पर्व में बहुत सारे लोग आए। एसआईआर जो हुआ, मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो हुआ, उसमें जो मतदाता सूची में बहुत लंबे समय से मृत व्यक्तियों का नाम था वह छटा। उससे मतदाता सूची जो है वह छोटी हुई। मान लीजिए जहां 1147 मतदाता थे वह घट के 900 सभी बूथों पर सभी मतदाता। चलिए ये तो तैयारी की बात हो गई, बढ़िया तैयारी है पंकज जी आपकी। लेकिन अभी कांग्रेस नेता मृणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कई सारे आरोप लगा रहे हैं। अब आरोपों की जरा बात करते हैं। जब निर्वाचन आयोग से सवाल किया जाता है तब बीजेपी जवाब देती है, बीजेपी के नेता जवाब देते हैं। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को आप लोग फुस बता रहे हैं, लेकिन पीपीटी जनता ने देखी है। उनका कहना है कि जनता तक मैसेज पहुंचा है। निश्चित उनका जो राहुल गांधी जी का जो अपना अभियान था, उन्होंने वोट चोर वाला जो वोट चोरी के अभियान के लिए निकले थे, उसको जनता ने नकार दिया। जनता चाहती थी जो अयोग्य मतदाता, जो बाहर का मतदाता, एक एक मतदाता 3-3 बूथों पर उनका मत था, तो वह लोगों ने इसको चाहा जो स्वच्छ मतदान के लिए यह सरकार ने। दूसरी बात, उनको वह भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए सरकार को टारगेट ले रहे हैं, जबकि यह चुनाव आयोग की यह एक नियमित प्रक्रिया है। प्रति 3 सालों पर, 2 सालों पर, 5 सालों पर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होता है। जनता को लगा जब इनका वह रैली निकला राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का, तो जनता उसको पूर्णतः नकार दिया, क्योंकि जनता को यह पूर्ण विश्वास है एनडीए सरकार में जो काम होगा, एनडीए सरकार में जो कार्य चल रहा है वह गलत नहीं होने वाला है। अब ये और एसआईआर भी आप लोग लेके आए थे पारदर्शिता के लिए, वोटर लिस्ट में पारदर्शिता रहे। पूरी बात हो जाए, मैं कहना चाह रहा था कि अभी मतदाता सूची के उसी मतदाता सूची आधार पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। क्या कांग्रेस वालों को या राजद वालों को या इंडी गठबंधन वालों ने कोई ऐसे 50 नाम चुन के रखेंगे जिन्हें मताधिकार प्रयोग करने का मौका नहीं मिला? जो जेन्युइन मतदाता थे, जो मतदाता अच्छे थे, उस सभी का नाम उस मतदाता सूची में आया। यह बेवजह आरोप उनका लगा और जनता इस छलावा को समझा। और ये एक आपको जानकारी देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तो लगातार जो आप बात कर रहे हैं मतदान प्रतिशत बढ़ने की, तो मतदान प्रतिशत बढ़ा है महिलाओं का। आप देखेंगे प्रथम चरण का जो मतदान हुआ, उस मतदान में कोई ऐसा विधानसभा नहीं जिस विधानसभा में पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं के बीच में 10,000 का अंतर रही है। 10,000 अधिक महिलाएं मतदान कर रही है। और वह नीतीश जी का महिला सशक्तिकरण अभियान जो चला, तो सरजमीन पर उतरा जीविका के माध्यम से माता बहनों के बीच में यह विश्वास जगा और माता बहनों ने
पुरजोर ढंग से एनडीए के पक्ष में मतदान करने का काम किया। बस यही मेरा कहना था। मैं विपक्षों को कहना चाहता तो हूं। आपकी सरकार अगर बनती है तो महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी। पूरी बात हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, अपने जनसुराज के मित्रों से, कि आप जो यह मुगलते में हैं, जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो हमारे पक्ष में गया है। मैं यह आश्वस्त हूं और मैं देखा हूं, क्योंकि मैं सरजमीन का कार्यकर्ता भी रहा हूं। सारे मतदाताओं का जो वह बढ़ाया हुआ वह रुझान है वह पूर्णतः एनडीए के पक्ष में गया है। सारे एनडीए का वोट बढ़ा है और वह उनको अपने रूप से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जनता देखी है श्रीमान। पूरी बात मैं कहना चाहूंगा अपने मित्रों को, जनता वह दिन को नहीं भूला है जब महिलाओं पर अत्याचार हो जाता है। राजद के शासनकाल में लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। लोग कब जब पूछती थी, जब लेट हो जाता था पुरुष लोगों को, तो महिलाएं फोन करके अपने पति अपने पुत्र को पूछते थे तो लेट हो गया, कब आओगे। वह दिन उनको याद है। उसी दिन को याद करके महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। ठीक है पंकज जी, सुनिए ना, देखिए महिलाओं का समर्थन भले ही एनडीए को मिल रहा हो जैसा कि आप कह रहे हैं, और महिलाओं की इस बार वोटिंग में भागीदारी भी काफी ज्यादा रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आपको समस्या हो सकती है। किशनगंज की अगर मैं बात करूं, 2020 में एनडीए का आपका खाता ही नहीं खुला था। मगध की अगर मैं बात करूं तो 26 में से 20 सीट महागठबंधन के कब्जे में, और भी बहुत सारी सीटें हैं। चैनपुर है, सासाराम है, गया जी, चनपटिया, सुगौली, बनमनखी, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है। निश्चित आपका कहना सही है कि बिहार की मतदाताओं का जो स्वरूप है वह स्पष्ट लगा हुआ है कि एनडीए के पक्ष में जहां मतदाता हैं वह एनडीए के पक्ष में मतदान किए हैं, और जहां सीट हमारा नहीं हुआ, आप जो किशनगंज की बात कर रहे हैं, निश्चित हमारा वहां सीट नहीं हुआ था। अगली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में वहां एनडीए का कोई सीट नहीं हुआ था, यह निश्चित है, सही है। लेकिन इस बार किशनगंज में वो माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ। हमने देखा, मैं कटिहार के कार्यक्रम में, जहाँ पूर्णिया में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, मैं 15 दिन के प्रवास में कटिहार के सारे कदवा, चाहे कि वह बलरामपुर, चाहे कि कटिहार सदर, सारे विधानसभाओं में मुझे प्रवास का कार्यक्रम लगाया गया। मैं अल्पसंख्यक मतदाताओं में जोश देखा, खास करके अल्पसंख्यक माताएं जो महिला मतदाता है अल्पसंख्यक में, जिसे क्योंकि अल्पसंख्यक परिवार की महिलाओं में जागृति आई और अल्पसंख्यक मतदाताओं के महिला वोटरों के प्रति एनडीए के प्रति रुझान बढ़ा है। और इस बार का जो चुनाव परिणाम 14 को आएगा, तो सभी लोगों को वह परिणाम, वह जो परिणत हुआ है खास करके अल्पसंख्यक के महिलाओं के बीच में, वह दिखाई देगा और इस बिहार में अपार बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, ये दावा पंकज जी का है, एनडीए सरकार बनेगी। वो तो खैर 14 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। मंटू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। मंटू जी सुन पा रहे हैं? मंटू जी सुन पा रहे हैं? लगता है मंटू जी नहीं सुन पा रहे हैं। वापस से जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। जनसुराज पार्टी से हैं हमारे साथ राकेश जी। राकेश जी सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर। राकेश जी, कैसी तैयारी चल रही है? जी तैयारी जबरदस्त है। आपने देखा कि बम्पर वोटिंग हुई है और हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है। ये कहना बड़ा हास्यास्पद है। आप बताइए कि प्रशांत जी पूरे बिहार के गली गली, चौक चौराहे, खेत खलिहान, शहर गांव पिछले 3 वर्षों से जनता में जागरूकता लेकर के जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य जनसुराज का कितना विधायक जीतता है यह बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जनता जीते, बिहार जीते, लोकतंत्र जीते और जनता का जो मुद्दा हो, मुद्दे आधारित बात हो। हम रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम बिहार से पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं। और ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी। राकेश जी, लेकिन महिलाओं से वोट देने का मुद्दा यही है कि अब हमारे पति, हमारे बेटे बैग लेकर के गुजरात कमाने नहीं जाएं, यही बिहार में हमें रोजी रोजगार मिले। राकेश जी देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। इन दिनों सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर भी जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वोट दो मुझे जिताने के लिए नहीं, या किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए नहीं, वोट दो अपने बच्चों के लिए,
वोट दो सड़क के लिए, वोट दो शिक्षा के लिए, वोट दो महंगाई के लिए। ये बात उनकी बड़ी अच्छी लगी। सुनिए सुनिए राकेश जी सुनिए, ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए राकेश जी, जो यह भी अपील कर रहा है जनता मालिकों से कि अगर हमारे कैंडिडेट से अच्छा किसी दूसरे दल का कैंडिडेट हो तो आप उन्हें वोट करके। मेरी पूरी बात तो सुनिए राकेश जी, मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। प्रशांत किशोर जी ने ये जो बात कही कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, शिक्षा के लिए वोट दो। दूसरी तरफ आपके पार्टी के नेता या कार्यकर्ता कह लूं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के अकाउंट खुलवा रहे हैं, उनको एक एटीएम दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर सरकार बनती है जन स्वराज की तो 20,000 रुपए खाते में आएगा। नहीं, ये जो भी कार्यकर्ता कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारा वो एटीएम कार्ड नहीं है, हम उसे पारिवारिक लाभ कार्ड के तौर पर जनता मालिक के बीच हम अपने मैनिफेस्टो को लेकर मैसेज यही पहुंचाया जा रहा है ना, खाते 20,000 रुपए खाते में पहुंचेंगे, ये मैसेज है। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा है कि जन स्वराज आएगा और 5 चीज हो जाएगा, तो हमने उसमें 5 वादे किए हैं। हमारा मैनिफेस्टो है कि कुछ भी करे या न करे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सरकार बनने पर महिलाओं को जो 4% वार्षिक ब्याज पर ऋण देने की बात है, बेरोजगार युवाओं को जो पलायन कर गए हैं उनको यही 10 से 12,000 रुपया बिहार में ही नौकरी या रोजगार देने की बात है। फिर हमारा कहना है कि जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, चाहे विधवा हैं या दिव्यांग हैं, उनको 2,000 रुपया मासिक पेंशन देने की बात है। तो आप जो अपराध पे फोकस नहीं है, बिहार में अपराध कम नहीं है भाई साहब। राकेश जी, हम प्राइवेट स्कूल में ही जन स्वराज पार्टी अपराध पर फोकस नहीं कर रही है क्या? जो बच्चे हैं उनको एडमिशन कराने की बात कर रहे हैं राकेश जी। आप जब जोड़ेंगे तो राकेश जी अपराध पर फोकस नहीं है जन स्वराज पार्टी का जी। जब आपके पास रोजी रोजगार होगा और एडमिनिस्ट्रेशन पर किस राज्य सरकार का गंभीरता नहीं होगा। अगर कोई राज्य में कोई सरकार चला रही हो, कोई दल, कोई नेता, तो बिना अपराध नियंत्रण पर वो राज्य चला लेंगे क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने राकेश जी। लेकिन ऐसे लोग राकेश जी बिजली, अपराध, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तो सरकार का रूटीन वर्क होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने राकेश जी। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरी बात सुनिए आप राकेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही अपराध को लेकर। लेकिन वो लोग जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो चुनाव अगर जीत जाते हैं, किस तरीके से सत्ता संभालेंगे, किस तरीके से विभाग संभालेंगे? आपके पार्टी, आपके प्रत्याशी जो लोग हैं, 30% से ज्यादा आपराधिक मामले उन लोगों पर दर्ज है, और बल्कि 26% तो ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर हत्या के मामले दर्ज हैं, महिलाओं के अपराध दर्ज हैं। आप लोगों ने ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव के लिए खड़ा किया है। सत्य देखिए एकदम आज जब हमारे पास अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स आते हैं और अगर उन पर कोई गंभीर अपराध के धाराएं लागू हैं और अगर वो अंडर ट्रायल है, तो निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन में वो चीजें हैं। हमारा जो प्रत्याशी है, अरे भाई, कानून के हिसाब से तो कोई भी शख्स जो जेल के अंदर बंद है वो भी विधायकी का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बात नैतिकता की हो रही है ना, बात आपकी पार्टी के मैसेज की हो रही है। आप लोग अपनी पार्टी की जो छवि वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया सब कुछ, हम शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। प्रत्याशी आपके अपराधी जिन पर अपराध के मामले दर्ज हैं। प्रत्याशी, आप हमारे प्रत्याशी को देख लीजिए ना, वो पब्लिक डोमेन में है। कोई प्रोफेसर है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर्स हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पब्लिक डोमेन में थे भाई साहब, जिनका एनकाउंटर हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा राकेश जी। समझ रहे हैं आप उस बात को? पब्लिक डोमेन में होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पार्टी से उन्हें चुनाव का टिकट दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जन स्वराज का ये मानना है अगर हमसे टिकट देने में कहीं चूक हुई है तो मैं जनता मालिक से यह भी अपील कर रहा हूँ कि आप हमारे वैसे प्रत्याशी को बिल्कुल हटा दो। अगर हमारे प्रत्याशी से बेहतर, फिर आपके चुनाव जीतने का मतलब क्या प्रत्याशी उतारा है? राकेश जी, आपके चुनाव जीतने का क्या मतलब है? आपके चुनाव लड़ने का अर्थ तो यही है ना कि सीट चाहिए, वोट चाहिए, सरकार चाहिए, यही अर्थ है ना। मतलब है कि पैसा क्यों खर्च करना फिर जब आपको जीतना नहीं है? तो चलिए ठीक है, आऊंगा राकेश जी। सुनिए, और भी प्रत्याशी हैं, आऊंगा वापस से आपके पास। आरजेडी से मंटू जी जुड़ चुके हैं। मंटू जी सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं। ठीक है मंटू जी, कैसी चल रही है तैयारी?
आरजेडी की इंडिया गठबंधन की तैयारी कैसी है दूसरे चरण के लिए? महागठबंधन की तैयारी बहुत अच्छी है। 122 सीट पर 11 तारीख को चुनाव होना है। उसमें अधिकतम सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत कर आएंगे। पूर्व में जो 6 तारीख का चुनाव हुआ उसमें भी महागठबंधन के अच्छे उम्मीदवार सब लोग जीत कर आ रहे हैं और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, यह तय हो चुका है। वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है मंटू जी, तेजस्वी यादव सिर्फ 20 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं कह रहे। वो 20 महीना में वो काम करके दिखाएंगे जो 20 साल में नहीं किया। 20 महीने में 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, दिखाएंगे, ये कह रहे हैं मंटू जी। 20 महीने में 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। 2.5 करोड़ की मैं आपके वादे की बात कर रहा हूँ। नहीं कर सके हैं, वो हम करने जा रहे हैं, दिखाई देगा। कैसे करेंगे? 14 जनवरी को 30,000 रुपया। मंटू जी, आपकी ना आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है, जरा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात कीजिए, हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आए क्या कह रहे हैं आप। थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए मंटू जी। हो चुका है, इसी को लेकर के उत्साह है, के प्रति आस्था है। मंटू जी आपसे गुजारिश है, जरा नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, दर्शकों को अच्छे से समझ में आएगा। तब तक मैं मृणाल जी का मैं रुख कर लेता हूं। मृणाल जी, तैयारी आप बता रहे हैं बढ़िया चल रही है, इंडिया गठबंधन की तैयारी है, सरकार बनाने की पूरी तैयारी है, तेजस्वी को सीएम बना रहे हैं आप लोग? निश्चित बना रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये बीजेपी के पट्टा बैठे हुए थे और जिस प्रकार ये विश्वास है और इस प्रकार से महिलाओं पर इसके पीछे कारण है कि इन्होंने 10,000 रुपया घूस दिया है। तो घूस दिया है में कौन सा और जिस प्रकार से युवाओं की करते हैं, अब जितने भी इनके प्रवक्ता तो महिलाओं मांग रहा है, जो झेल रहा है, जिसके माँ बाप बेचारे लाचार हो चुके हैं, वो अपनी ये जिम्मेदारी नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों को सत्ता में रहने की आवश्यकता। आप सोचिए कि इनके प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां। और आप देखिए कि ये जो जिस प्रकार से जनता को भ्रम में रखते हैं, ये बार बार कह रहे हैं, बार बार घुसपैठिया घुस गए, तो ये जो मृणाल जी, बड़ी ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मंटू जी जुड़ गए हमारे साथ। चलिए मंटू जी से भी बात करेंगे। अजय जी सुन पा रहे हैं? ऋषभ बाबू, इन लोगों का आवाज धीरे धीरे गुम हो जाएगा। जी रखिए, अपनी बात रखिए। इनको कहा जाना है सर। हेलो जी बोलिए, अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं। हाँ सर, ये इन लोगों की आवाज जो 14 तारीख के बाद न मृणाल जी की आवाज आएगी, न क्या कहते हैं ये है क्या कहते हैं मंटू जी, और ये जनसुराज वाले जो भाई हैं, सिर्फ अजय जी की आवाज आएगी। जी सिर्फ अजय जी की आवाज आएगी। जी सिर्फ अजय जी की ही आवाज आएगी। अजय जी की आवाज आएगी, अजय जी की आवाज आएगी सर, निश्चित तौर पर अजय जी की आवाज आएगी। बढ़िया कॉन्फिडेंस है सर आप में। जी बढ़िया कॉन्फिडेंस है सर, आत्मविश्वास बढ़िया है।
लेकिन ये आत्मविश्वास, अजय जी देखिए, ये आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। नहीं अति नहीं है सर, हम लोगों ने वैसा काम किया है जो सब लोगों को अपील है, सब लोगों के अति में। अभी मृणाल जी ने कहा कि ये घूस देने का काम किए। बताइए, यदि हम महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए हम संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसको ये घूस करते हैं। और एक तरफ इनको, इनके नेता कलम फेंक करके ये बांट रहे हैं। कलम की का ये जो कलम फेंकना एक कितना ये है, ये कलम फेंक करके सब जगह ये कर रहे हैं। इनका क्या है, ये तो इतना नौकरी करेंगे, कितना का जमीन लिखवाएंगे, कितना का ये करवाएंगे, ये तो भविष्य का है। सब लोग इनके ये को समझ गया है। और ये जनसुराज के जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, ये तो मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन ही है। इनका सब जगह ये कि कैसे किसको ये करें, मुद्दा कैसे बनाओ और कैसे इसको ध्वस्त करो। इनके टिकट बांटने में। ठीक है अजय जी, मृणाल जी कुछ कह रहे हैं। मृणाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही थी, पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि जो ये बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, मैंने बोला कि जिस प्रकार से ये महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं 10,000 रुपया डाल के अकाउंट में, जीविका दीदी का अकाउंट में, तो आप बताइए कि जिस प्रकार से जीविका दीदी गांव-गांव में घूम के देख लीजिए, माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में फंसी हुई है और कई जीविका दीदी आत्महत्या करने पर उतारू हैं। अब बताइए कि ये बेसिकली 10,000 रुपया देके ये चाहते हैं कि महिलाओं का वोट खरीद ले, और युवा के बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं जो बेसिकली बेरोजगारी का तंज झल रहे हैं और रोड पर बेचारे खाक मार रहे हैं। आज जो बेसिकली 18 साल के थे, जो कि बहुत ही आशा से मोदी सरकार को लेकर थे और एनडीए, ये बात समझाने की जिम्मेदारी किसकी है मृणाल जी? ये बात जनता को समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की। आप लोग क्यों नहीं समझाते जनता को बात? आप लोग भी प्रलोभन दे रहे हैं, हर घर में सरकारी नौकरी पहुंचेगी, जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगा उसको फ्री कर दिया जाएगा। प्रलोभन तो आप लोग भी दे रहे हैं। बिहार में 54 डिपार्टमेंट है, 54 डिपार्टमेंट में 3.5 लाख या 4 लाख नौकरियां अभी तक ये लोगों ने नहीं दिया है। जैसी हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी, सबसे पहले हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, न कि कंट्रेक्चुअल बेसिस। ये कैसे संभव होगा मृणाल जी? आपके पास देखिए, आप ये जो वादे किए जाते हैं, इससे पहले रोड मैप बनाया जाता है, सिनॉप्सिस बनाया जाता है, मजमून पूरा बनाया जाता है, हम कैसे शुरुआत करेंगे, पहले चरण में कितनी नौकरियां देंगे। आप लोग 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। इतनी नौकरी, सरकारी नौकरी कैसे देंगे, जरा ये जनता को बताइए। सुन लीजिए ना, हमारी बात तो सुन लीजिए। जी सर, प्लीज प्लीज। जब हम लोग सुन लीजिए, जब हम लोग इंडस्ट्री लेके आएंगे और इंडस्ट्री में युवाओं को उसके क्षमता के अनुसार से नौकरी देंगे, तो पैसे का जनरेट होगा। पैसा जनरेट जब होगा तो मांग बढ़ेगा, बाजार में मांग बढ़ेगा तो और स्किल की आवश्यकता होगी, तो और स्किल की आवश्यकता होगी तो हम लोग बेसिकली और इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। और यही तक नहीं, बाहर से हम लोग निवेश भी लेके आएंगे और इसी डिपार्टमेंट से, जो 54 डिपार्टमेंट जिस प्रकार से यहाँ पर सक्रिय नहीं है ये एनडीए की सरकार में, उसको सक्रिय करेंगे और उसी 54 डिपार्टमेंट से हम लोग पैसा की उगाही करेंगे और उस पैसा से बेसिकली नए नए क्षेत्र का विकास करेंगे और उसमें युवाओं को भर्ती करेंगे। तो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है और हम किस प्रकार से बेसिकली काम करेंगे। महागठबंधन के जितने भी दल है, सब बेसिकली विजडम वाले हैं, बुद्धिमान हैं, सब हम लोग नए जोश के साथ हैं और इसको हम लोग करके दिखाएंगे बेसिकली। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय जी, ब्लूप्रिंट समझ गए हैं आप? मृणाल जी का ब्लूप्रिंट, इंडिया गठबंधन का ब्लूप्रिंट आप समझ गए हैं। 2.5 करोड़ नौकरियां कैसे सृजित होंगी, ये उन्हें स्पष्ट कर दिया। अब आप बताइए। इनका ब्लूप्रिंट है श्रीमान, इनका ब्लूप्रिंट तो तैयार करने में माहिर है। ब्लूप्रिंट तैयार किए हुए हैं कि कितना अथी करना है, किसे कहाँ कौन जमीन लिखवाना है, कहाँ किसको कलम बांट करके कागज से रजिस्ट्री करवाना, ये सारा ब्लूप्रिंट इनका तैयार है। लेकिन सरजमीन पर कुछ नहीं। जो किया हुआ क्या कहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काम है, उसको ही कहते हैं पूरे बिहार की। और इसीलिए करोड़ों नौकरी देने का वादा भी आप लोगों को करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आपको पता चल गया बिहार में रोजगार की गारंटी देनी होगी, वरना युवा पूछेगा नहीं।
हाँ, तो बिहार की हम खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें हमारा। अरे मैं आपके गठबंधन की बात कर रहा हूँ, एनडीए की सरकार थी भाई साहब 20 साल से, क्या हुआ रोजगार का? कितना रोजगार मिल गया? आज भी बिहारियों को, आज भी बिहार की जनता को, युवाओं को बाहर पलायन करना पड़ रहा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसलिए आप लोगों को वादा करना पड़ा। बेहतर ये अपने जीवन यापन के लिए आप कहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं मिल रहा, पलायन करते हैं विदेश, देश विदेश भी लोग जा रहे हैं, अच्छी नौकरी, ये डिग्रियां लेकर के लोग विदेश जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। ये अपना बेहतर रखने के लिए जो समझ रहे हैं कि हम बेहतरी वहां जाके करेंगे, उसमें जा रहे हैं, वो अलग बात है। और यहाँ जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, इंडस्ट्री डेवलप करने का, वो सारा चीज का ये है। और वो आने वाले समय में और सारी जो व्यवस्थाएं हुई है, सब व्यवस्था के अनुकूल ये भी व्यवस्था हमारा रोड मैप तैयार है कि बेहतर से बेहतर जीवन यापन हो हम पूरे बिहार वासियों का, पूरे हिंदुस्तानियों का। इसके लिए इन लोगों ने हमारे गठबंधन के ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सारे अच्छी लोगों ने ये अपना रोड मैप बनाया है। ठीक है, बढ़िया अजय जी, चलिए ठीक है, ये तो आपने चुनाव की बात कर ली। जरा मैं अब निर्वाचन आयोग का भी मैं जिक्र कर लेता हूं, वो भी थोड़ा आपसे कंसेप्ट समझता हूं। देखिए, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगने लगे हैं, ये विडंबना है भारत देश की, ये लोकतांत्रिक देश की विडंबना है, और बहुत बड़ी और बहुत गलत बात है कि लोग निर्वाचन आयोग पर आरोप लगने लगे। कौन लगा रहा है ये मायने नहीं रखता, निर्वाचन आयोग पर आरोप लग रहे हैं ये मायने रखता है। अब मैं कोट करके बताऊंगा, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, वो जरा मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। पहले चरण के चुनाव को लगभग 3 दिन हो गए। 3 दिन होने के बाद भी चुनाव आयोग ने अभी तक महिला और पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत का खुलासा नहीं किया। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, सड़कों पर वीवीपैट की पर्चियां बिखरी पड़ी हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। चुनाव आयोग स्पष्ट जवाब नहीं देता। श्रीमान, ये तो चुनाव आयोग का ये है, हमारा क्या कहते हैं, अभी तक हो जाना चाहिए, नहीं क्यों हुआ है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए अजय जी। जरूर उसके लिए जवाब देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इस बार 2025 का जो चुनाव हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है चुनाव आयोग। इतना निष्पक्ष, जिंदगी में पहली बार चुनाव के दूसरे दिन ये निकलता था कि फला इतना बूथ पर पुनः मतदान होगा, लेकिन हम लोगों ने ये 77 के अथी से सक्रिय अथी में आए हैं, और उस समय ये पहला चुनाव हम लोगों के इतिहास में है कि जिसमें एक भी बूथ, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ उसमें एक भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की नहीं हो रहा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, हम लोग जब वोटिंग के दिन एक बूथ से दूसरे बूथ सर्वे करने के लिए जाते हैं कि कहाँ हमारा क्या होता है, तो मन में एक दहशत पैदा होती थी कि इस गांव, इस इलाके बूथ पर ये माहौल है, अगले बूथ पर न जाने क्या होगा। लेकिन इस बार पूरे मतदान क्षेत्र में घूम गए अपने विधानसभा के ये में, लेकिन कहीं दहशत नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। इसके लिए भी निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। निर्वाचन आयोग को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए कि प्रत्येक बूथ पर उन्होंने कैमरा का उपयोग किया था, जो इनको बहुत मदद किया ये करने में, शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए। उसमें अवांछित ये जो असामाजिक ये होता था, बावजूद उसके आप देखे होइएगा कि बहुत जगह प्रत्याशियों के साथ माँ बहन की गाली किया गया, उनके ऊपर कीचड़ फेंकने का काम किया। वो एक किसी खास दल के द्वारा किसी खास लोगों को टारगेट करके किया गया, जब उनको बौखलाया हुआ वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह। तो लोगों का काम है कहना, तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, निश्चित तौर पर कहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, चुनाव आयोग धन्यवाद के पात्र हैं। पंकज जी सुन रहे हैं? जी हाँ, धन्यवाद के पात्र। ठीक है अजय जी, ठीक है, आता हूँ आपके पास वापस से। पंकज जी सुन रहे हैं? जी पंकज जी, निर्वाचन आयोग चुनाव के पात्र हैं, निर्वाचन आयोग बधाई के पात्र, बहुत अच्छी बात है। पहले चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ, इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, इस बात को लेकर भी निर्वाचन आयोग को बधाई।
लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं, अब ये कहा जाने लगा है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी या एनडीए और निर्वाचन आयोग। सवाल निर्वाचन आयोग से करो, जवाब बीजेपी देता है। तमाम तरीके के आरोप भी तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर लगाए, जवाब क्यों नहीं देता निर्वाचन आयोग? जी मेरा उसका जवाब एक मिनट ऋषभ बाबू, एक मिनट, मैं आपकी अति को सुधारना चाहूंगा कि मैं उनका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ। यदि आपने पूछा कि महिला मतदाताओं का नहीं अजय जी, अजय जी, नहीं अजय जी, अजय जी, नहीं मेरा सवाल कुछ और था। पंकज जी समझ गए जी, पंकज जी प्लीज कंटिन्यू। मेरा कहना है, निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थाएं हैं जिनका काम है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना। उसके लिए सतत उसकी निगरानी होती है। सभी राजनीतिक दलों का लगातार निर्वाचन आयोग से समन्वय स्थापित होता है। अब ये बताइए, जिस दिन चुनाव हुआ, 6 तारीख को चुनाव हुआ, तो चुनाव होने में कोई गड़बड़ी की शिकायत उनके पोलिंग एजेंट, चाहे विरोधी, सभी बूथों पर सभी दलों के प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट होते हैं। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो तत्काल उसका हेल्पलाइन नंबर है, चुनाव आयोग का शिकायत नंबर है, जिस पर वह अपना शिकायत मेल के माध्यम से या उसी तत्क्षण लोग डालते हैं जहाँ कोई ईवीएम की गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब यह इनका जो रोना है विपक्ष का, ईवीएम, अभी तो आपको सिर्फ निर्वाचन आयोग की, अभी हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, कई लोग लिख रहे हैं जो फलाने आरओ जो है उनको बदल दीजिए, वो उसके जाति के लोग हैं, ये है वो है, इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। वह वही कह रहे हैं जिनको हार का डर है, उन्हें हार का डर सता रहा है कि वह उस टिकरा फोड़ रहे हैं निर्वाचन। अभी भी स्थिति है, क्योंकि यदि आप विपक्ष की स्थिति ये है, यदि वो जीत जाते हैं ईवीएम सही है, हार जाते हैं तो वोट का घोटाला हो गया, ईवीएम गलत है। यदि वो कहीं जीत अब तो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम तो पुराना मसला हो गया, ईवीएम वाला आरोप पुराना है, वोट चोरी वाला नया है। निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था हुई है, सभी बूथों पर यदि तत्काल शिकायत होनी चाहिए थी। 6 तारीख को जब प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया, फिर आज माननीय तेजस्वी जी का बयान आया है, 6, 7, 8, 9 4 दिन के बाद ऐसा क्या सिर्फ जानकारी मिल गई उनको जो बयान है। हाँ, यदि कोई गड़बड़ी हुई है, वह पक्ष हो या विपक्ष, एनडीए गठबंधन के लोग हों चाहे महागठबंधन के लोग हों, वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका समाधान किया जाएगा। मेरा विश्वास है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग और चुनावी का निर्वाचन शाखा जो है वह काम कर रही है। हम लोगों को निर्वाचन आयोग पर पूर्ण विश्वास है और विपक्ष को भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वह जो भी होगा, जनतंत्र का जो फैसला होगा, जनतंत्र में जो व्यवस्था तय हुई है, उसको हम सभी को मानना चाहिए। प्रश्न दूसरा है श्रीमान, हमारे राजद के प्रवक्ता मंटू जी बोल रहे थे पेनलिस्ट नौकरी की बात। मेरा नौकरी कहने का, जब उनकी सरकार थी 15 वर्षों तक, अपना माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे, अपने जब जेल जाने लगे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिए, फिर उनके पुत्र नीतीश जी के नेतृत्व। चलिए ये चर्चा का विषय नहीं है, ये हम मुद्दे से भटक गए। ठीक है पंकज जी, ठीक है पंकज जी, ठीक है। मंटू जी सुन पा रहे हैं? आखिरी कमेंट लूंगा मैं आपसे। मंटू जी सुन रहे हैं? मंटू जी की आवाज आ रही है जी? ठीक है मंटू जी, आखिरी कमेंट। तेजस्वी यादव कितने ही आरोप लगा लीजिए, आप लोगों को हार का डर है, इसलिए आप लोग कभी निर्वाचन आयोग, कभी एसआईआर, कभी चुनाव वोट, कभी वोट चोरी, कभी पोलिंग बूथ पर कब्जा, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। नहीं, हम लोग के कोई डर नहीं है, जनता पर विश्वास है, पूर्ण बहुमत आ रही है। और ये जो बोल रहे हैं वो नाजायज बोल रहे हैं। 17 महीना के कार्यकाल में महागठबंधन की सरकार बनी थी, 2020 में तेजस्वी जी घोषणा किए थे, तो यही नीतीश जी बोले थे कि तेजस्वी जी कहां से पैसा लाएंगे, क्या अपने बाप घर से लाएंगे कि जेल से लाएंगे। लेकिन वही तेजस्वी जी 17 महीना के कार्यकाल में 4.5 लाख में गांधी मैदान, ठीक है, 17 महीने में 5 लाख नौकरियां आप लोगों ने दी थी, इसका वादा किया था, लेकिन डेटा अभी तक नहीं आया। मृणाल जी आखिरी कमेंट मृणाल जी। ठीक है मंटू जी, समय मेरे पास नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, समय की बाध्यता है। आखिरी कमेंट मृणाल जी जल्दी से। इसलिए जनता के भरोसा और तेजस्वी जी पर है, इसलिए मतदाता में उत्साह है, तेजस्वी के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है बिहार के जनता, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ा है।
इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने एनसीआरपी का रिपोर्ट पढ़ा है कि किस प्रकार का बेसिकली यहाँ पर क्राइम हो रहा है? आप देखिए कि प्रत्येक दिन 8 मर्डर हो रहे हैं, कम से कम 35 या 36 बलात्कार हो रहे हैं, और छोटे मोटे घटनाएं तो झपटी के तो बेसिकली लगातार हो रहा है। तो आप इस प्रकार और इस हिसाब से तो फिर जो आप आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से तो जन स्वराज पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं उनको बॉयकॉट कर देना चाहिए। ठीक है, खैर ये चर्चा यही समाप्त होती है सर, समय मुझे इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। पंकज जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मृणाल जी, मंटू जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय जी और राकेश जी सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे बिहार की बयार की दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव हैं, 14 तारीख को मतगणना होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे कि बिहार की जनता इस बार किसके सर पर ताज सजा रही है। उस दिन का इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।